जब मौत इंसान के सामने होती है तो उसके पसीने कहाँ कहाँ से निकलते हैं ये तो वही इंसान जान सकता है। इंसान चाहे मौत से जितना मर्जी भाग ले, मौत उसको ढूंढ ही लेती है और आखिरकार इंसान को मरना पड़ता है। ऐसा ही कुछ इस इंसान के साथ भी होता है। ये खुद को जिंदा रखने के लिए बहुत ज्यादा फाइट करता है, लेकिन आखिरकार उसको उसके दुश्मन खत्म कर देते हैं। इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया से कहीं बहुत दूर एक पुरसकून जगह पे जो अपनी फसलों के अंदर काम कर रहा होता है। अब फसलों में काम करने के बाद वो अपने घर चला जाता है, जहाँ पे जाकर वो अपनी गाड़ी को ठीक कर रहा होता है कि अचानक से पीछे से उसका बेटा उसे डराने की कोशिश करता है। उसका नाम काइल होता है, लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं डरता। जो की वाइफ सारा भी वहाँ पे होती है। वो भी बाप बेटा को एक साथ शरारतें करते हुए देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। अब रात में सारा बुक पढ़ रही होती है कि टीवी के ऊपर एक न्यूज चल रही होती है। सारा उस न्यूज को सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो एक मर्डर की रिपोर्ट होती है। सारा जो से पूछती है कि कहीं ये वही लोग तो नहीं, कि अचानक से पीछे से काइल आता है और वो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ये शैतानों का काम है। लेकिन जो उसे उठाता है और वो कहता है कि सोने का टाइम हो गया शरारती बच्चे, और वो उसे सुलाने के लिए ले जाता है। तो सुला के नीचे उतर आता है और वो सारे कैमरास को चेक कर रहा होता है सिक्योरिटी के लिए। अब वो फिर से सारा के साथ आके बैठ जाता है और वो उसे कहता है कि बेगम इन सब बातों की परेशानी लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। सारा कहती है कि मैं कैसे परेशान ना हूँ, शहर के अंदर पहले भी इस तरह के मर्डर हो चुके हैं और मैं डरती हूँ इस सब से। लेकिन जो उसे हौसला देता है और वो लोग अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर वापस से जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। एक दिन दोबारा से टीवी पे फिर से वही अजीबोगरीब मर्डर की न्यूज दिखाई जाती है और वो मियाँ बीवी दोबारा से परेशान हो जाते हैं। लेकिन खैर ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। वो लोग फिर से अपनी खुशहाल जिंदगी को बहाल रखते हैं और आज काइल का बर्थडे होता है। वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं और जो अपनी फैमिली के लिए गाना भी गाता है। सारा बहुत खुश होती है और वो लोग एक दूसरे को बहुत वार्मली हग करते हैं। अब रात में वो लोग सो रहे होते हैं कि जो पानी पीने के लिए उठता है। सारा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि बेगम कुछ नहीं होगा, और वो नीचे चला जाता है कि अचानक से वो खिड़कियों के बाहर एक रेड लाइट देखता है और उसके ऊपर अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। जो भी कोई कम नहीं होता, वो बहुत ताकतवर होता है। वो एक के बाद एक अटैक का बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दे रहा होता है। जो को अचानक से अपने बेटे की आवाज आती है और वो बिना कुछ सोचे समझे सीढ़ियों की तरफ भागता है। उसके ऊपर अटैक भी होता है, वो जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाता है। जब जो ऊपर पहुंचता है तो उसकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ लाल रंग ही होता है, कुछ खून का और कुछ लाइट का। जो पहले ही बहुत ज्यादा जख्मी होता है उसके ऊपर एक बार फिर से अटैक हो जाता है और वो बेचारा अधमरा हो जाता है। वो जमीन पे गिर जाता है और निंजास के बॉस को लगता है कि जो मर गया, और पुलिस के आने की वजह से वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं और एक हंसता खेलता परिवार इस तरह से खत्म हो जाता है। जो बर्फ खाने के अंदर लेटा हुआ होता है कि अचानक से न जाने किस तरह से उसे होश आ जाता है और उसकी आंखों के सामने वही उसकी खत्म हुई फैमिली का मंजर नजर आ रहा होता है। लेकिन जो क्या ही कर सकता है, इसीलिए वो फिर से बेहोश हो जाता है। अब जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने नर्सेज होती हैं। वो डॉक्टर को बुलाती हैं और डॉक्टर जो से पूछने की कोशिश करता है कि क्या तुम ठीक हो। दूसरी तरफ माइक और एमा जो कि FBI ऑफिसर्स होती हैं, वो जो से मिलने के लिए आ रहे होते हैं और वो लोग जो से पूछताछ करते हैं। लेकिन जो बहुत खामोश होता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। माइक को समझ आ जाती है, वो अपना कार्ड छोड़ता है। वो कहता है कि तुम्हें जब भी जरूरत हो तुम फोन कर सकते हो। माइक और एमा वापस आ रहे होते हैं और एमा के बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन माइक उसे कहता है कि मुझे पता है मैंने क्या किया है, तुम्हें इसके ऊपर बस नजर रखनी है। और एमा अपनी ड्यूटी के ऊपर लग जाती है। जो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। छत के ऊपर उसके ऊपर अटैक हो जाता है, लेकिन जो अभी भी हिम्मत नहीं हारा होता और वो उन दुश्मनों का बहुत जबरदस्त तरीके से मुकाबला करता है। वो अपनी सीक्रेट निंजा टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मनों को एक के बाद एक मार गिरा रहा होता है। उनको बहुत टफ टाइम देता है और उसके सारे के सारे दुश्मन देखते ही देखते खत्म हो चुके होते हैं। अब जो का सामना इन निंजास के बॉस के साथ होता है, लेकिन जो को अपनी मोहब्बत का कत्ल नजर आ रहा होता है और वो उसे किसी भी कीमत पे अब जिंदा छोड़ने के लिए राजी नहीं होता और उन दोनों के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जो उसे भी एक के बाद एक जख्म पे जख्म दे रहा होता है, लेकिन वो बॉस भी किसी से कम नहीं होता। लेकिन आखिरकार जो अपना असल चेहरा दिखाता है और उस बॉस को खत्म कर देता है। अब वो अपनी मरी हुई मोहब्बत के पास जाता है और उसके बाद वो अपने घर पे वापस चला जाता है, जहाँ पे जाके वो अपनी फैमिली की कुछ मेमोरीज को उठाता है और अपने असल चेहरे याद करना शुरू कर देता है, क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटीज छुपाई हुई होती हैं। जो अपने खुशियों की आशानियों को अपने हाथों से आग लगा देता है, क्योंकि अब जो को अपने इंतकाम के लिए निकलना है। निंजास का कबीला सदियों से अपने असूलों को मानता हुआ आया है और वो कभी भी किसी भी इंसान के लिए अपने असूलों को नहीं बदल सकता, और जो भी इंसान इन असूलों को तोड़ता है उसे इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। एकदम से जो को होश आती है और उसके सामने निंजास का बॉस होता है जो ने उसे बांधा हुआ होता है, लेकिन जो की अपनी भी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो जमीन के ऊपर गिर जाता है कि अचानक से कगारी उसके सामने आता है और वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम जिंदगी में दोबारा भी मिलेंगे। अब कगारी जो का इलाज करना शुरू कर देता है और वो उसे कहता है कि मुझे पता है तुमने अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसे अब दोबारा मत इस्तेमाल करना, क्योंकि अगली बार ये तुम्हारी जान ले लेगी। लेकिन जो ने अपनी मोहब्बत गवाई होती है और उसे किसी की भी कोई परवाह नहीं होती है। अब कगारी को जो की इसलिए इतनी फिक्र होती है क्योंकि वो दोनों दोस्त होते हैं और वो दोनों निंजास होते हैं। लेकिन खैर कगारी फिर भी जो का इलाज कर देता है। अब जब जो की आंख खुलती है तो कगारी वहाँ पे नहीं होता। जो के पास माइक का कार्ड होता है और वो अपने अंदर एक नए जोश को महसूस कर पा रहा होता है। अब वो दोबारा उस बॉस के पास वापस जाता है और उसे रोज ब रोज अजियत देना स्टार्ट कर देता है। वो
बॉस उसे कहता भी है कि तुमने अगर मुझे मारना है तो तुम मुझे एक बार मार क्यों नहीं देते, लेकिन जो का इरादा सिर्फ उसे मारने का नहीं होता, उसे वो तकलीफ भी देने का होता है जो उसने खुद महसूस की होती है। जो उसे तकलीफ का वो मजा चखाना चाह रहा होता है जो कि उसने कभी जिंदगी में महसूस ना किया हो, और आखिरकार जो उस बॉस को जला देता है जिंदा को। फिर दूसरी तरफ माइक को उसका सीनियर कहता है कि तुम्हें इस केस से दूर रहना चाहिए, इस केस को हम लोग क्लोज कर रहे हैं। लेकिन माइक रेजिस्ट करता है, वो कहता है कि आखिर इस केस को हम लोग इस तरह से कैसे क्लोज कर सकते हैं, ये तो एक बहुत बड़ा केस है और हमें इसके अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। लेकिन उसका बॉस उसे बहुत पुरसकून तरीके से खामोश करवा देता है और वो कहता है कि एमा जो कि एक वाहिद गवाह थी वो भी मुकर गई है। अब माइक एमा के पास जाता है तो एमा कहती है कि तुम्ही ने तो मुझे सिखाया था बेवकूफ कि अकल से काम लेना चाहिए, मैंने वही किया है, देखो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है इस केस के ऊपर। वो बताती है कि जो लोगों की आइडेंटिटीज बिल्कुल नकली थी, कि दूसरी तरफ जो कुछ लोगों को ढूंढने के लिए निकल चुका होता है वो इधर उधर हर जगह दुनिया के हर कोने के अंदर उनको तलाश करता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता उसके मतलब का इंसान। अब वो एक रेस्टोरेंट के ऊपर जाता है जहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पैसे ईटने की चक्करों में होते हैं। लेकिन जैसे उनमें से एक जो को हाथ लगाता है तो जो उसको एक जबरदस्त पंच मारता है, दूसरा भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसे भी सबक सिखा के बाहर निकल जाता है। और वो पुलिस की कार को देखता है और उसे माइक का कार्ड याद आता है, वो फिर से उस कार्ड को देखता है। कि दूसरी तरफ एमा वीडियो गेम खेल रही होती है और माइक उसे कह रहा होता है कि थोड़ा सा काम के ऊपर भी तवज्जो दे लो, कि अचानक से माइक को एक फोन कॉल आता है अननोन नंबर से, और वो और कोई नहीं बल्कि जो होता है। माइक फटाफट से एमा को इशारा करता है और एमा उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो फटाफट से नंबर चेंज कर लेता है क्योंकि जो इतना भी बेवकूफ नहीं होता। जो माइक को मिलने के लिए कहता है और माइक खामोश हो जाता है उसकी बात सुनने के बाद। जो चल रहा होता है और स्क्रीन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है आउजा सिटी की, जो कि जोसेफ खुद कर रहा होता है, वो उस सिटी का मालिक होता है। जो उस जगह को चेक कर लेता है जहाँ पे उसने माइक के साथ मिलना होता है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी या कोई भी ट्रैप नहीं होता उसके लिए। अब जो माइक को आता हुआ देखता है और माइक जब उस रेस्टोरेंट के अंदर जाता है तो उस रेस्टोरेंट का मालिक माइक से कहता है कि देखो हो गए तुम पुलिस ऑफिसर अपने ऑफिस के अंदर, लेकिन ये मेरा रेस्टोरेंट है और अगर इस बार यहाँ पे कोई भी नुकसान हुआ तो उसके पैसे तुम दोगे, ठीक है। कि अब हमारा टूटा हुआ हीरो रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और वो मालिक कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, और वो वहां से चला जाता है। जो माइक के सामने बैठ जाता है और माइक उससे सवाल जवाब करना शुरू कर देता है, लेकिन क्या ही हो सकता है इस तरह की बातचीत के अंदर। माइक बंदूक निकाल लेता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कोई ऐसा वैसा पुलिस ऑफिसर हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाएगा और तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। कि अचानक से एक डिलीवरी बॉय आता है, वो अपनी डिलीवरी का सामान उठा रहा होता है। माइक उसे इग्नोर करता है और एक बार फिर से एक नया डिलीवरी बॉय आ जाता है, लेकिन इस बार हैरानी की बात तो ये होती है कि डिलीवरी का कोई सामान पड़ा ही नहीं होता और वो डिलीवरी बॉय अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो ने कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली होती, वो भी उसके अटैक्स को रेजिस्ट करता है और बहुत जबरदस्त तरीके से उसे जवाब देता है। दोनों के दरमियान में एक बहुत जबरदस्त फाइट होती है। माइक की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो उन दोनों को लड़ते हुए देख रहा होता है। आखिरकार वो दोनों निंजास होते हैं और जो की पावर्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, जो माइक को भी लड़ते हुए बीच में बचा रहा होता है। आखिरकार जो उस दुश्मन को खत्म कर देता है और माइक पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तो जो उसे बताता है कि मैं एक निंजा हूँ और मुझ पे अटैक करने वाले भी ये निंजा ही हैं। माइक कहता है कि मैं इस तरह की बातों पे यकीन नहीं करता था, लेकिन आखिरकार अब उसे जो को देखकर इस बात पे ऊपर यकीन करना ही पड़ता है कि अचानक से उनके ऊपर गोलियों की बारिश होना शुरू हो जाती है। कि अचानक से एक बड़ी गोली पूरे रेस्टोरेंट को खत्म कर देती है। जब माइक उठता है तो वो देखता है कि जो उस दुश्मन के पास हथियार होता है वो तो बहुत तेज होता है और माइक सोचता है कि आखिर इस तरह के हथियार बना कौन रहा होगा, और सामने जोसेफ का कमर्शियल चल रहा होता है। और दूसरी तरफ यामाजी ज़ई के साथ कुछ सीक्रेट बातें कर रहे होते हैं कि दूसरी तरफ किसी मुल्क का प्रेसिडेंट अपनी जान बचा के भाग रहा होता है, लेकिन आखिरकार मौत से कौन ही बच सकता है और उसका कत्ल हो जाता है। और ये और किसी ने नहीं बल्कि छोटे उस्ताद लिल ने किया होता है। अब लिल यामाजी से मिलता है। यामाजी पहले तो लिल की थोड़ी सी इंसल्ट करता है, ये कहते हुए कि एक तलवार के पास ना तो जुबान होती है ना ही अपनी कोई ख्वाहिश होती है, इसलिए तलवार को अपनी जगह का पता होना चाहिए। तो लिल उसे कहता है कि तुम्हारी ये बातें बहुत पुरानी हो गई हैं, कोई नई बात करो। तो यामाजी से कहता है कि निंजास को खत्म करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो जिस निंजा के साथ तुम्हारा अब सामना होने वाला है वो सबसे खतरनाक है। ये लोग जो के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन यामाजी को जो की सीक्रेट टेक्निक के बारे में भी जानना होता है। तो लिल कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, इसका गोश्त तो मैं अपने हाथों से उखाड़ूंगा। वो वहां से जाने वाला होता है कि अचानक से वो पूछता है कि ज़ई का क्या हुआ। ज़ई एक निंजा के साथ फाइट कर रहा होता है और वो निंजा अपनी टेक्निक के अंदर मास्टर होता है। उसे पूरा यकीन होता है कि वो ज़ई को खत्म कर देगा, लेकिन ज़ई एक दरिंदा होता है और वो उस निंजा को बहुत बुरी तरीके से खत्म कर देता है। और लिल यामाजी से कहता है कि मैं समझ गया, तुम अपने हथियार को इतनी आसानी से सबके सामने नहीं निकालोगे। कि दूसरी तरफ माइक एक पुलिस ऑफिसर की मदद से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर बहुत बेगैरत होता है, वो भी बिक चुका होता है। वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता कि पीछे से माइक का सीनियर आ जाता है और वो माइक को दरिया के किनारे ले जाता है। वो दोनों बात करना शुरू कर देते हैं। वो माइक से कहता है कि देखो तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपने इस बुढ़ापे को मछलियां पकड़ते हुए गुजार दो, तो तुम्हें मैं एक फिशिंग रोड और बहुत सारे पैसे दूंगा अगर तुम अपनी इस रिटायरमेंट को पुरसकून तरीके से पूरा कर लो। लेकिन माइक बिकने वाला नहीं होता और उन दोनों के दरमियान में अनबन हो जाती है और माइक को उसका रेजिग्नेशन लेटर मिल जाता है। कि दूसरी तरफ जो एक खुफिया जगह के ऊपर होता है और वो अपनी मोहब्बत के बारे में और अपने घर के बारे में सोच रहा होता है, उसका खून खोल रहा होता है कि अचानक से उसे वहाँ पे किसी की आने की आहट महसूस होती है और वो माइक होता है। माइक बहुत सारा सामान साथ लेके आया होता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी लाया होता है। वो और जो बातें करना शुरू कर देते हैं। माइक और जो दोनों का यही मानना होता है कि ये सारे के सारे खतरनाक हथियार और कोई नहीं बल्कि आउजा सिटी ही
बना रही है। वो दोनों इस केस के ऊपर बहुत पुरसकून तरीके से बात करते हैं और उन लोगों को एक और इंसान की जरूरत होती है। माइक कहता है कि मैं इस इंसान को जानता हूँ। अब वो लोग रात को एमा से मिलते हैं। माइक एमा की गाड़ी का मजाक उड़ाता है, लेकिन एमा कहती है कि तुम जरा अपनी गाड़ी को तो देखो, और जो बाहर निकल के एमा की गाड़ी की वाकई में तारीफ करता है। तो एमा कहती है कि मेरे तुम्हें लेके कुछ सवाल हैं, लेकिन माइक उसे खामोश करवा देता है। अब एमा उनको इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देती है। वो एक बहुत प्रो किस्म की हैकर होती है। उसने अपनी गाड़ी के अंदर एक बहुत जबरदस्त सेटअप लगाया हुआ होता है। वो उनको बताती है कि औजा सिटी एक बहुत खतरनाक किस्म की सिटी है जो पूरी दुनिया के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है और सारी दुनिया इस वक्त उनकी मोहताज है। और जो भी कंट्री उनके प्रोडक्ट्स को खरीदने से मना कर देती है तो उनके प्रेसिडेंट की एक मिस्टीरियस वे के अंदर डेथ हो जाती है, जो कि रिसेंटली एक प्रेसिडेंट की डेथ भी हुई होती है। कि दूसरी तरफ जोसेफ अपनी टीम के साथ अपने नए प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा था और वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। अब वो अपने कमरे के अंदर जाता है तो यामाजी पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वो दोनों बैठ जाते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं। यामाजी कहता है कि तुमने अभी ये जो हरकत की है जो के ऊपर अटैक वाली, इसको तुम्हें खत्म करना होगा। अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जोसेफ उसे कहता है कि देखो हम दोनों पार्टनर्स हैं और तुम मेरे पे इस तरह से नहीं झाड़ सकते अपना गुस्सा। दूसरी तरफ एमा जो लोगों को भी औजा सिटी का सेंटर दिखाती है और वो कहती है कि इसके अंदर जाना इतना आसान नहीं है कि अचानक से जो माइक को धक्का दे देता है क्योंकि उनके ऊपर अटैक हो चुका होता है। अब वो लोग अपनी जान बचा के वहां से भागने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो अटैकर बहुत पावरफुल होता है। एमा और माइक की हालत खराब होती है, लेकिन जो बाहर निकलकर उस अटैकर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। जो भी क्योंकि एक निंजा होता है और वो अपनी स्पेशल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, इसीलिए वो उस निंजा को हरा देता है और उसके ऊपर लगा हुआ कैमरा उखाड़ लेता है। और लिल उस कैमरे के अंदर से जो को देख पा रहा होता है और उसके चेहरे के ऊपर एक शैतानी हंसी होती है। अब जो माइक और एमा को देख रहा होता है जिनको एम्बुलेंस वाले लेके जा रहे होते हैं कि अचानक से उसे एक फोन आता है और कॉलर उसका नाम लेता है। जो हैरान रह जाता है। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।